कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे 7 चक्रास होते हैं। हाँ। हर चक्रा हमारे हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है उसमें 7 स्वर होते हैं। हर चक्रा पे एक स्वर है। म्यूजिक सबसे बेस्ट होता है और उसमें ज्यादा बेस्ट होता है कि आप उसको किसी नेचर में बैठकर सुनो। आपके पेशेंट्स आते हैं, वो मेल्स ज्यादा रहते हैं, फीमेल्स ज्यादा रहती है? सक्सेसफुल पीपल्स भी आपके पास आते हैं, क्या रहता है उनका? क्यों वो इतने सब कुछ अचीव करने के बाद भी उनको एक लाइफ में सुकून नहीं है एंड एक टेंशन है तभी भी? क्या है, क्या क्या रीजन रहता है उनका? कई बार एक बच्चा बड़ा होता है, हमारे कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो फुलफिल नहीं हुए, जिसमें कि सबसे पहली नीड होती है टू फील सेफ एंड अटेंशन मिलना। अगर वो नहीं मिला, ये जो म्यूजिक थेरेपी है इसके बारे में ज़्यादा लोग को अवेयरनेस नहीं है, ऐसा क्यों है? मैथ्स और म्यूजिक इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि म्यूजिक में भी मैथ्स है हमारे। रिदम है, ताल होती है, लय होती है। आपके पास ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है? बहुत आते हैं। उनको कैसे करते हो आप? कोई सुर देते हो आप उनको कि ये वाला ट्राई करो? क्योंकि वो तो नहीं। हेलो मैम, कैसे हो आप? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहली बार है मैम आपका पॉडकास्ट? यस, पहली बार है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत दूर से आए हो, गाजियाबाद से देहरादून, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे आपने बताया। सो कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा लग रहा है। सेटअप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सेटअप है और देहरादून इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज। बट हाँ, आ नहीं पाई कुछ टाइम से, लेकिन अच्छा लग रहा है ना। आपका सेटअप बहुत अच्छा है यहाँ पर। थैंक यू। वेरी प्रोफेशनल। थैंक यू मैम। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए मैम हमारी ऑडियंस को। मैं बाय प्रोफेशन एक एजुकेटर हूँ, म्यूजिक थेरेपिस्ट हूँ। बच्चों के साथ में मैंने ज़्यादा काम किया है। 2006 से मेरा अपना इंस्टीट्यूट इंदिरापुरम गाजियाबाद में रन किया है और अभी मैं फुल टाइम जो है म्यूजिक थेरेपी में आई हूँ और इसी में ही मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। दिस इज व्हाट माय पैशन राइट नाउ। तो मैम म्यूजिक थेरेपी आप सबसे ज़्यादा यही प्रमोट करते हो। एंड म्यूजिक थेरेपी क्या है? म्यूजिक थेरेपी एग्जैक्टली हम लोग म्यूजिक सुनते हैं। ज़्यादातर लोग म्यूजिक सुनते हैं या गाते हैं या प्ले करते हैं। ज़िंदगी में हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में म्यूजिक है, चाहे हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन वो हम एक एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनते हैं या गाते हैं या बजाते हैं। जो म्यूजिक थेरेपी में जो म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है वो एक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कि थेरापेटिक यूज होता है और उसमें एक स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड म्यूजिक सजेस्ट किया जाता है, जो कि जिसके लिए भी हम सजेस्ट कर रहे हैं वो उनके काफ़ी हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज, इवन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है। जैसे स्कूल में बच्चे हैं, उनके मेमोरी के लिए, इन्हांस करने के लिए, फोकस के लिए। इवन हम इसमें ADHD, ऑटिज़म जैसे इश्यूज के साथ में भी काम करते हैं। या ओल्ड एज में हमारे एल्डर्स होते हैं, उनके लिए डिमेंशिया का इशू है, अल्जाइमर है, वहाँ पर भी हेल्पफुल होता है। ओके। कितने टाइम से कर रहे हो मैम आप ये? मुझे इसको करते हुए 4 साल हो गए और इसमें मैंने काफ़ी पेशेंट्स के साथ में काम किया है। मोस्टली 1-on-1 हमारा काम होता है, क्योंकि उसमें हर किसी का हम हर पर्सन को स्टडी करते हैं इंडिविजुअली। उनके हिसाब से हम फिर एक गोल सेट करते हैं और म्यूज़िक उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके। ये जो म्यूजिक थेरेपी है इसके बारे में ज़्यादा लोग को अवेयरनेस नहीं है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है का आंसर शायद मैं खुद भी तलाश रही हूँ, पर मेरी कोशिश यहाँ पर ये है कि मैं कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ उसमें। क्योंकि जो म्यूजिक का इस्तेमाल हो रहा है, पर जैसा मैंने भी बोला, एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा हो रहा है। अगर हम हमारे अपने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को देखें, जो हमारा अपने हम वेदास को पढ़ें, तो एंशियंट टाइम में म्यूजिक इस्तेमाल होता था फॉर थेरापेटिक यूज पर्पस। उसके बाद वो धीरे धीरे चला गया। अभी वर्ल्ड वाइड म्यूजिक यूज होता है एज थेरेपी और धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, लेकिन इंडिया में अभी कंपैरेटिवली कम है और मेरा अभी विजन वही है, अवेयरनेस क्रिएट करना। क्यों का कारण पे मैं नहीं जा रही, मैं सोल्यूशन में ज्यादा बिलीव करती हूँ। ठीक है। तो जैसे म्यूजिक थेरेपी में आप ये आपका स्टार्टिंग से गोल था कि
आपको म्यूजिक थेरेपिस्ट बनना है, या फिर आप लाइक कुछ इंसिडेंट हुए आपके साथ तो आपको लगा कि मुझे म्यूजिक थेरेपी पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, नाउ मुझे अब अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए? म्यूज़िक मेरी लाइफ में हमेशा से रहा। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक एजुकेटर हूँ। अपना इंस्टीट्यूट चलाते हुए मैं बच्चों का काउंसलिंग में भी आई, जिसमें मोस्टली मेरा पेरेंटिंग कंसल्टेशन रहा। उसके भी मैंने कोर्सेज किए। आई एम सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच एज वेल। उस टाइम पर जब मैं बच्चों को करा रही थी तो म्यूज़िक एक ऐसा टूल था जो मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स जिसमें मुझे बच्चों के साथ में मिले, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो कुछ उनको हम गाइडेंस देते हैं फॉर रेमेडीज़, कुछ भी इश्यूज़ हैं तो म्यूज़िक मेरा अपना, जैसे इंटेलिजेंस हर किसी के हम अगर हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से जाएं, हर किसी के मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, अलग अलग रेशोज़ होते हैं। जैसे लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होता है। तो मेरा अपना म्यूज़िकल इंटेलिजेंस हाई है, तो मैं बचपन से म्यूज़िक में रही हूँ, इंक्लाइन रही हूँ। स्कूल टाइम में आई वॉज अ स्टेज परफॉर्मर। मैं जोनल लेवल पर भी कॉम्पिटिशन्स में विन करके आती थी। फिर बाद में फिर हम करियर में आ जाते हैं तो छोड़ दिया म्यूज़िक। तो म्यूज़िक वॉज देयर इन माई लाइफ, हमेशा से रहा है। लेकिन हाँ, थेरेपिस्ट बनूंगी ये कभी माइंड में नहीं आया था, और तब शायद मेरे लिए ये एक फील्ड मेरे लिए प्रेजेंट भी नहीं था। मगर फिर धीरे धीरे अपने इस काम से आकर फिर फाइनली मैं म्यूज़िक से फिर से जुड़ी हूँ। ओके, तो लाइक म्यूजिक थेरेपी किस टाइप की म्यूजिक्स आप सजेस्ट करते हो यूजुअली ड्यूरिंग थेरेपी के टाइम पे? क्या 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 प्रोसीजर रहता है इसका? लाइक आपने किसी को भी सजेस्ट किया तो क्या प्रोसीजर रहता है, क्या सिम्टम्स देखते हो कि एंड देन उस कॉज को प्रिक्योर करने के लिए आप क्या सोच के पर्टिकुलर म्यूजिक देते हो किसी को कि आपको ये वाले म्यूजिक से या फिर इस वाली म्यूजिक से हीलिंग होगी? क्या रहता है वो पूरा प्रोसेस? इसमें कोई स्पेसिफिक जॉनर हम नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है डजंट फिट फॉर ऑल वाला सिस्टम है। तो इसमें हम जब सबसे पहले हमारा एक डिस्कवरी कॉल कहते हैं जिसको हम, एक पहले एक इनफॉर्मल एक मीटिंग होती है जिसमें हम क्लाइंट को समझते हैं, पर्सन को समझते हैं कि वो उसका एज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, और फिर जो इश्यूज वो डील कर रहे हैं या जो उनका गोल है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को प्रॉब्लम है वही म्यूज़िक थेरेपी के लिए आएगा। कई बार लोग अपने गोल भी लेकर चलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास तो उनका गोल होता है कि मुझे ये करियर में अचीव करना है या मुझे मेमोरी एनहांस करना है। तो गोल पहले हम फिक्स करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, या कॉग्निटिव गोल्स हैं कि हमें ये अचीव करना है लाइफ में। उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान किया जाता है और उसमें बैकग्राउंड समझा जाता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको गोल को अचीव करने में, उनको समझा जाता है। और फिर ये भी समझा जाता है कि उस पर्सन का फेवरेट जॉनर क्या है। मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, ज़रूरी नहीं है आपको पसंद हो। यू आर यंग एज, आपको मे बी वेस्टर्न म्यूजिक पसंद हो। तो जो जॉनर आपको पसंद है मैं उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए म्यूजिक प्रिस्क्राइब करूंगी, ताकि ऐसा ना हो कि आप रेजिस्ट करो। इट्स लाइक कड़वी दवाई दिलाना इस जबरदस्ती पिलाना, तो वही होता है। तो म्यूजिक में जॉनर भी ज्यादा मायने रखता है कि इसको क्या पसंद आ रहा है। प्लस जिसको हम वो म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं वो किस टाइम पर अवेलेबल है उस म्यूजिक प्रैक्टिस को करने के लिए। तो बहुत सारे इसमें मेजर्स हम लेकर चलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली म्यूजिक प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसीलिए वो थेरापेटिक म्यूजिक है। ओके, तो सबसे ज्यादा नंबर्स किस टाइप के पेशेंट्स के रहते हैं आपके पास? मिक्स बैग है, मैं इसमें किसी भी एक उसमें नहीं लूंगी। लेकिन हाँ, ये हम लेके चलते कि अगर हम इश्यूज ले रहे हैं, इवन मैं अगर फिजिकल इश्यूज की बात करूं कि ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या हेडेक्स है, कोई भी इशू है, उनके पीछे कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज ज़रूर होता है। स्ट्रेस हो सकता है इसमें, कहीं ना कहीं कोई लॉस हो सकता है जिसको हम ट्रॉमा कहते हैं, या कहीं ना कहीं कोई किसी भी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, कंप्लेंट्स हो सकती हैं, पास्ट ग्रजेस हो सकते हैं। तो रीज़न इमोशनल ही आता है। जैसा हम किसी भी डिजीज को अगर हम ब्रेक करें तो उसको कहा जाता है डिस-ईज, मीन्स देयर इज सम मेंटल डिस्कम्फर्ट जो कि उस डिजीज को कॉज कर रहा है। तो वो रूट कॉज समझना होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि उसमें मेंटल वेलनेस पे ज़्यादा काम होता है। ओके, तो लाइक जो आप पे पेशेंट्स आते हैं वो मेल्स ज़्यादा रहते हैं, फीमेल्स ज़्यादा रहती हैं? अगेन मिक्स बैग है, ऐसा कुछ फिक्स ऐसा कुछ है नहीं है, नहीं। कभी मैंने ऐसे बैठकर नंबर काउंट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। हाँ। लेकिन हाँ, मैं अगर देखूँ तो मिक्स्ड आता है, मेरे पास मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी है, बट यस, अगर मैं ये कहूँ कि ओपननेस टू टॉक अबाउट, फीमेल्स में ज़्यादा है। मेल्स मोस्टली अपने इमोशनल इश्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते या उनको सप्रेस करते हैं। ओके, ज़्यादातर। ये आप ड्यूरिंग प्रोसेस देख लेते ये हो? समझते हैं, हाँ। लेकिन ये होता है कि अगर वो मेरे पास आए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मेरे को करियर में मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं डर्मेटोग्लिफिक्स कंसल्टेंट भी हूँ, उसमें भी हम असेसमेंट करते हैं फिंगरप्रिंट का, उसके अकॉर्डिंगली पर्सन को की पर्सनालिटी समझ के उसमें मैं करियर एंड स्टडीज़ का गाइडेंस देती हूँ, जिसमें मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं। तो उसमें ज़्यादातर मेल्स करियर को लेकर आएंगे, मतलब मेरे पास इवन 50+ के मेल्स भी आए हैं, हाईली सक्सेसफुल, एंड देन जैसे कि हम सेटिस्फाइड नहीं है अपने करियर में, चेंज करना चाहते हैं, स्विच ओवर करना चाहते हैं। कई ऐसे बच्चे आते हैं, बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, जॉब कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, स्ट्रेस है, मज़ा नहीं आ रहा, अब जॉब स्विच करना है। अब उस केस में वहां पर रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि आपको सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है। कई बार ऐसा भी होकर आता है कि जिस वो लाइन में है वो उनकी पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट करता है, उनके लिए वो है वो करियर, लेकिन वो सेटिस्फाइड तभी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर वहां पर उनके इमोशनल इश्यूज होते हैं जो सप्रेस्ड होते हैं। हमारा एक साइकोलॉजी में अगेन सिगमंड फ्रीड का एक थ्योरी है जिसको आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं। आपने कभी सुना होगा, 10% नीचे जो 10% होता है वो दिखता है, 90% हमारा अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस पे म्यूजिक काम करता है। जो चीजें, ऐसे इमोशंस, ऐसी कॉन्वर्सेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो खुद पर्सन को भी नहीं कई बार पता होती कि दिस इज हैपनिंग इन माई माइंड। जब किसी को पता ही नहीं है मेरे माइंड में क्या चल रहा है, तो वो उस पर काम कैसे करेगा? ओके। तो इसमें वो निकल कर आता है, और कई बार बिना एक्सप्रेस किए भी जस्ट म्यूजिक थेरेपी के हमने उनको म्यूजिक प्रिस्क्राइब किया, वो अपने आप डिजॉल्व भी हो जाता है। कई बार ज़रूरी भी नहीं है कि जानने की हमें, अगर मुझे समझ भी आ रहा है लेकिन सामने वाले को अगर नहीं पता कि मेरे मेंटल इश्यूज़ क्या हैं या इमोशनल इश्यूज़ क्या हैं, तो वो मेरे से मुझे बता भी नहीं पाएंगे ना। हाँ, लेकिन तो पता ही नहीं है, तो हम उसमें नहीं फिर फोर्स करते ना। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, मैं ज़बरदस्ती तो आपको किसी को भी नहीं बोलूंगी कि देखो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, देखो ये, तो और परेशान हो जाएंगे। तो उस केस में अगर सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे जो समझ आ रहा है एज थेरेपिस्ट, बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट, तो मैं म्यूजिक प्रिस्क्राइब करती हूँ और उसी से रिजल्ट आ जाता है। किसी को जरूरी भी नहीं है एक्सेप्ट करने की कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बट बैक ऑफ द एंड आपको पता है कि इनको जरूरत है, एंड आप सजेस्ट कर लेते हो जस्ट चलो आप ये वाला रेमेडी यूज करो एंड ट्राई करके देखो अगर आपको आउटकम मिलता है नहीं। तो जैसा आपने बताया कि सक्सेसफुल पीपल्स भी आपके पास आते हैं, क्या रहता है उनका, क्यों वो इतने मतलब सब कुछ अचीव करने के बाद भी उनको एक लाइफ में सुकून नहीं है एंड एक टेंशन है तभी भी, क्या है, क्या रीजन रहता है उनका? अगेन उसके हर किसी का अपना एक अलग रीजन होता है, जैसे हमने बताया ना। अच्छा, आप एक सुपर सक्सेसफुल इंसान जो आपके क्लाइंट भी है, तो उनकी कोई केस स्टडी है जो थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाओगे यहाँ पे कि दे आर हाईली सक्सेसफुल, इवन देन वो उन्हें ये रेमेडी लेने की जरूरत पड़ रही है, एंड उसके पीछे क्या कॉज रहता है? जैसे कि मेरा भी रिसेंट का एक केस स्टडी है, अगेन यंग बच्चा, से अबाउट 30s में, एंड जॉब भी कर रहा है, उसके अलावा काफ़ी सारे कोर्सेस साइमल्टेनियसली उसके चल रहे हैं, सब में सक्सेसफुली सब में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको रात में स्ट्रेस हो जाता है एंड इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है। अब उसका जब डिटेल में समझा गया, पहले तो यही समझ में आया कि आप सब कुछ अचीव तो कर रहे हो, फिर भी क्या प्रॉब्लम है। तो पहले तो ऊपरी तौर पर उसको ये लगा कि आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास में इतना है, आपको पता है कि मुझे बहुत कुछ हैंडल कर रहा हूँ, तो आपने अपनी प्लेट पहले भरी क्यों? मेन रीजन तो वो है ना। आप अगर ले रहे हो कुछ, सब चीजें ले रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप अलग अलग कोर्सेज भी कर रहे हो, लेकिन वो क्यों कर रहे हो आप?
जबकि वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको खुशी नहीं दे रहा। हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमें उससे खुशी मिलती है। अगर आप कुछ काम बढ़ा रहे हो अपने लिए, मेहनत कर रहे हो रात दिन, लेकिन आपको खुशी तभी भी नहीं मिल रही, जानते हुए भी कि जो मैं नया काम लेता जा रहा हूँ फिर भी वो स्ट्रेस बढ़ा रहा है, तो आपने लिया क्यों? अब लेने के पीछे रीजन इज ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ। अब ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से कहाँ से आई? क्योंकि पेरेंट्स की चाइल्डहुड में हाई 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 एक्सपेक्टेशंस रही। अब इसमें मोस्टली जो हमारा, अगर हम डर्मेटोग्लिफिक्स के साथ में जाए तो उसमें जो पेरेंट ऑपोजिट जेंडर का रहता है वहां पर वो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा मायने रखती हैं। अगर सपोज एक मेल बच्चा आ रहा है मेरे पास, तो उसकी अगर मदर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई है, वो ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। एंड सेम गोज विथ फीमेल चाइल्ड। अगर फीमेल है और फादर की एक्सपेक्टेशंस हाई रही हैं, तो वो इन्फ्लुएंस ज्यादा करते हैं लाइफ को, क्योंकि फॉर देम दैट इज द पर्सन जिसको इन्फ्लुएंस करना है, उसको सेटिस्फाई करना है। नहीं हो रहा तो और ऐड करते जाएंगे, और ऐड करते जाएंगे। तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है ना। आप बस एक वर्लपूल है, उसमें घूमते रहोगे, चाहे कितनी भी सक्सेस मिल जाए। अब वहां पर फिर म्यूजिक प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले काम किया जाता है अपने सेल्फ एस्टीम पे। क्योंकि जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने आप को जैसे हैं, जो हैं, तब तक आप सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही नहीं ना। आप कुछ भी करते चले जाओ, कोई कुछ भी करता रहे। तो उसमें म्यूजिक ऐसा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि यू अचीव सेल्फ एस्टीम, यू अचीव सेटिस्फैक्शन, एंड देन रिलेशनशिप विद दैट पेरेंट और बोथ पेरेंट्स, जहां से वो एक एक्सपेक्टेशन अभी तक ड्राइव चल रही है। लेकिन जो सुपर सक्सेसफुल पीपल्स है, उन लोगों ने तो ऑलरेडी अचीव कर लिया ना, लेकिन इवन देन उनको अगर थेरेपी की जरूरत पड़ी तो उनके पीछे क्या कॉज है? वही सेम, अगर अचीव कर लिया लेकिन खुशी नहीं मिल रही। हाँ। अचीवमेंट तो किया इसलिए जाता है ना कि खुशी मिल रही। हाँ। लेकिन वो अचीवमेंट करने के बाद आप स्ट्रेस्ड हो। हाँ। अभी एक रिसेंट हमने वो केरला का केस देखा है, जो हाईली अचीव उस बच्ची ने किया, सीए है, सब कुछ करने के बाद 6 महीने में ही वी लॉस्ट हर। एक इतना ब्रिलियंट बच्चा हमारे देश का। रीजन क्या होगा? इसके ऊपर काफी लोगों ने वो ऑनलाइन डिस्कशन हुआ है, यही आया है। अब उसमें कॉर्पोरेट्स को भी ब्लेम किया जाता है कि कॉर्पोरेट्स में बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। बिल्कुल होगा, हो सकता है, लेकिन रीजन ये भी तो हो सकता है ना, इमोशनल वेलनेस पे काम नहीं किया गया। और आज की जो डेट अगर हम देखें तो सबके लिए एक, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ, सब एक दौड़ में भाग रहे हैं 100%। कुछ अचीव करना है, जो कर लिया अचीव, उसके बाद फिर कुछ और अचीव करना है। वो कर लिया, इट्स लाइक मिराज, कि आपको मृग तृष्णा जिसको हम कहते हैं, भाग रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है। जो आप अचीव कर ले रहे हो, उसके बाद भी नहीं सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक और केस था जिसमें कि एक फीमेल थी जिसने पता नहीं कितनी बार तो उसने एमए किया, 2 या 3 पीएचडी कर लिए, हर बार एक नया सब्जेक्ट लिया और फिर नया पढ़ाई किया, उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। हर बार ये सोच के कि अच्छा मैं अब ये एमए कर लूंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, और वो खुशी मोमेंटरी होती है कि आपको डिग्री आपने ले लिया, अचीव कर लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट लिया, आप करते चले जा रहे हो, लेकिन वो आपको एक वो लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा कि हाँ फाइनली, जिसको कहते हैं ना संतुष्टि मिलना। हम खाना खाते हैं, खाते जा रहे हैं और संतुष्टि नहीं मिल रही है। सो इट्स लाइक दैट। तो वहां पर म्यूजिक काम करता है कि जहां पर इनर जो भी हमारा डिससेटिस्फैक्शन है वो शांत हो, वो पैसिफाई हो। क्योंकि जो अनकॉन्शियस डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही। हम ऊपरी तौर पर दूसरों को देख के कर रहे हैं, अच्छा ये पीएचडी कर लेते हैं, ये वाला जॉब कर लेते हैं, इस वाले पोजीशन पे आ जाते हैं, अच्छा करियर ये स्विच कर लेते हैं,
उस भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं, दूसरों को देख के हम ये कर लेते हैं। तो आप अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम लोग की म्यूजिक थेरेपी का पहले तो ये अवेयर होना ही अपने आप पे बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में फर्स्ट। बट जब हमें अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ अपने बारे में पता ही नहीं है कि हमारे बैक ऑफ द हेड में क्या चल रहा है, क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो हमको सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो इस केस में हम लोग पर्सनल लेवल में क्या कर सकते हैं? पर्सनल लेवल पे जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा काम करती है। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि सबसे पहले अपने आप से प्रेजेंट होना। माइंड, अपना माइंड, किसी और का नहीं। अपना माइंड को समझना कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से, अपने आप से। और उसमें फिर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डीप ब्रीदिंग। कि जब भी आप स्ट्रेस्ड हो, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, या जब भी कोई डिससेटिस्फैक्शन है, किसी भी चीज़ का तनाव है, तो सबसे पहले अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। प्रेजेंट अपनी सांसों को लेकर होना है वो। उसके बाद में मेडिटेशन है, म्यूज़िक सुनना है, नेचर में चले जाओ, बेसिक सी चीज़ें हैं। आसपास कोई पार्क है, उसमें जस्ट वॉक कर लो। पार्क में एक बेंच पे कॉर्नर में बैठ के चुपचाप बच्चों को खेलते हुए देखो। कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात करते हुए देखो। ऑब्जर्व करो आपके आसपास क्या चल रहा है। ज़्यादातर लोग प्रेजेंट ही नहीं होते, उनके आसपास क्या चल रहा है। वो सिर्फ एक अपनी धुन में चले जा रहे हैं, एक रास्ता पकड़ लिए चले जा रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता होता। तो अपनी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहना भी अपने आप में एक माइंडफुलनेस की एक्टिविटी है जो बहुत पावरफुल है। और बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो इससे ये किस तरीके से हम लोग को हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट करता है? क्योंकि सबसे पहले तो हम प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पता ही नहीं है चाहिए क्या, भाग रहे हैं किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, किसके पीछे पता नहीं, चाहिए क्या पता नहीं। तो जब अपने आप को समझेंगे तो आसपास के एनवायरनमेंट को समझेंगे, तो पता चलेगा कि मुझे चाहिए क्या, और वो मैजिकली अपने आप सामने आता है। इसकी कोई स्पेसिफिक कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है कि अच्छा आप मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो चमत्कार होगा और आपको पता चलेगा। नहीं, इसके लिए कोई ऐसा माइंड बुक नहीं है। लेकिन आप जब प्रेजेंट होते हो तो खुद से आपको आपका माइंड आपको रास्ता दिखाने लगता है। ओके। जैसे हमारे मंत्रास आपने सुने होंगे, हमारे संस्कृत के स्रोताज होते हैं जो मेरे पास है भी अभी, विच इज कॉल्ड अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा। या सोहम, दैट मीन्स आई एम। सोहम इज आई एम। अहम ब्रह्मास्मि इज मैं उस पूरा जो ब्रह्म है, ब्रह्म मीन्स होल गैलेक्सी जिसको हम कहते हैं, ब्रह्मांड, मैं वो हूँ। आई एम पार्ट ऑफ इट। ओके। और आई एम ब्रह्म। सो अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ ना। 100%। लेकिन मुझे प्रेजेंट होना है कि मैं वो हूँ। ओके, तो अब जाके मुझे थोड़ी बहुत फिलॉसफी समझ आ रही है। इट इज फिलोसॉफिकल। वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आता। ये लगता है कि मेरे दुखों का कारण कोई और है, मुझे सुख कोई और देगा, मुझे ये अचीव कर लूंगा या कर लूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी। तो वो सब क्या है, वो बाहरी है। मगर दिस इज एक्चुअली दिस विल ओनली कम फ्रॉम इनसाइड। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन। एग्जैक्टली, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे है उसको, और उसमें म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि सपोज कोई भी एक ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप शांत रहकर भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग अगर आप एक जो प्रिस्क्राइब्ड म्यूजिक है, जो आपके हिसाब से एक अप्रोप्रिएट म्यूजिक है, अगर उसको सुनते हुए या गाते हुए आप ध्यान कर रहे हैं या ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो उसकी इफेक्टिवनेस 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाती है। ओके। क्योंकि आप फिर अनकॉन्शियस पे भी काम कर रहे हैं ना। एक तो आप कॉन्शियसली अपने आप को महसूस कर रहे हैं जब ब्रीदिंग कर रहे हैं,
और जो अनकॉन्शियस में जो सप्रेस्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, सप्रेस्ड ट्रॉमा है, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, या कोई अनएक्सप्रेस्ड कम्युनिकेशन है, वो सब डिसॉल्व होते चले जाते हैं। सो मैम, अभी तक आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या है इस प्रोसेस में? सबसे बड़ा चैलेंज अवेयरनेस का ही है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को भी ट्रस्ट नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। और उसी के लिए ही मेरी कोशिश है। और आज इस पॉडकास्ट में भी आने के पीछे मेरा सबसे बड़ा पर्पस ही वही है कि अवेयरनेस आए आपके चैनल के थ्रू। काफ़ी लोग देखते हैं आपके चैनल को। ओके, लाइक अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो लाइक आप स्टेप्स क्या क्या बेसिक स्टेप्स लेते हो, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप भी अभी तक आपने क्या क्या मतलब ट्राई किया है अवेयरनेस पे? इसमें अभी मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें कुछ मैं अपनी म्यूजिक कंपोज करके डाल रही हूँ विद द नेम ऑफ म्यूजिकल हीलिंग्स करके है। और उसमें मैं अवेयरनेस के वीडियोस भी डाल रही हूँ, सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस कर रही हूँ। कुछ मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं जो कि वेलनेस के लिए नेटवर्किंग कर रही हूँ। और पर्सनल तो मैं कर ही रही हूँ, और मैं लिंक्डइन पर आर्टिकल्स भी लिखती रहती हूँ इस सब पे बेस्ड। और अभी कुछ स्कूल्स में भी मैं जा रही हूँ, मेरे पास कुछ स्कूल प्रोजेक्ट्स आए हैं जिसमें मैं स्टूडेंट्स के ऊपर म्यूज़िक थेरेपी में काम कर रही हूँ। एंड मैं तारीफ़ करूँगी ऐसे स्कूल्स की जो कि अपने बच्चों की मेंटल वेलनेस पे काम कर रहे हैं। तो उन पे मैं बच्चों के साथ में काम करूँगी तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी दिखेगा, बच्चों को भी दिखेगा। जो ये आपने कहा कि बच्चों के साथ आप काम कर रहे हो, राइट, तो बच्चों पे क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस देखते हो आप, मतलब आफ्टर म्यूजिक थेरेपी? बच्चों पे मुझे सबसे फास्ट और बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा। कारण कच्चा घड़ा। बच्चे अभी पर्सनालिटी एक बन रही होती है उनकी, और वो बहुत इजी होते हैं अगर जितना अर्ली एज में हम उन्हें समझ पाएँ और समझा पाएँ, उतना ही उनके लिए काम बढ़िया करता है। जैसे जैसे पर्सनालिटी एक बनती चली जाती है तो उसको चेंज करना थोड़ा एक मुश्किल ज़्यादा होता है। बच्चे बहुत इजीली समझ लेते हैं। तो उनके साथ में काम करना, किसी के भी साथ में, अब उसमें मेरे पास में अलग अलग इश्यूज आते हैं, और कई बार जस्ट सिंपल होता है कि लर्न नहीं हो रहा, बेसिक सी चीज़ है कि टेबल्स लर्न नहीं हो रहे, लॉन्ग आंसर्स लर्न नहीं हो रहे, या फोकस नहीं हो रहा पढ़ रहे हैं। तो मैं इवन इंडिविजुअल बच्चों को मेंटर भी करती हूँ, जिसमें बच्चे मेरे पास आकर समझ के जाते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना है। क्योंकि वहाँ पर मैंने जैसा बोला कि मैं डर्मेटोग्लिफिक्स और कंसल्टेशंस भी करती हूँ पेरेंटिंग का, तो उसमें मैं बच्चों को गाइड करती हूँ कि आपको अपना पढ़ाई का ऐसे बनाना है, और उसमें मैं म्यूज़िक को एक मेजर टूल लेकर चलती हूँ। अभी हम लोग कुछ ऐसे टूल्स भी ला रहे हैं जिस पे काम चल रहा है मेरा, जल्दी ही मैं उनको अपने चैनल पर भी शेयर करूँगी। टेबल्स लर्न करने के लिए हम म्यूज़िक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या लॉन्ग आंसर हैं उनके लिए हम कैसे उनको लर्न करने के लिए म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। या अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे, जैसे इसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको सबको ही मैं देती हूँ टिप्स। तो उसमें सिंपल सा टिप है कि हमारा जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें राग काफ़ी एक आता है जो कि राग है, वो कंसंट्रेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये मेरा टेस्टेड ट्रिक है। मैं खुद, जैसे मैंने बताया, मैं खुद अभी क्लासिकल म्यूज़िक में मैं ऑनर्स कर रही हूँ। उसमें जब मैं खुद पढ़ाई करती हूँ तो मैं उस रागा को यूज़ कर रही हूँ। एंड थ्योरी के लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल हो रहा है मुझे। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपको किस टाइप की पर्सनैलिटी को ब्रेक डाउन करने में आता है? जो ओवरली सबसे ज़्यादा होता है ना, ओवर एम्बिशियस है, या जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। अच्छा। क्योंकि वो जितना अचीव करते चले जाते हैं उनके अंदर रिजिडिटी भी ज़्यादा आती जाती है। मुझे तो सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, वहाँ पर इशू आता है। क्योंकि कुछ भी आपको अगर सीखना है नया तो एम्प्टी कप होके ही सीख सकते हैं। तो आप कैसे टैकल करते हो फिर? अगेन इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसके अकॉर्डिंगली ही
टैकल किया जाता है। टैकल तो नहीं कहूँगी, उसमें उनको समझना पड़ता है ताकि हम उनको एक्सेप्टेंस आए, जो मैं कह रही हूँ वो उन्हें समझ में आए। जब किसी के लिए मैं जो कह रही हूँ वो अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है, उन्हें बात वो समझ ही नहीं आ रही है, तो वो उसको मानेंगे भी नहीं ना। तो वहाँ पर पहले तो उस पर्सन की पर्सनालिटी समझनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे हम काम करते हैं। कोई फनी इंसिडेंट इससे रिलेटेड कोई आपके पास आया है and उनने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई कि मैंने इतना इतना अचीव कर लिया बस स्टिल मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, and आपको लगा यार। फनी इसमें यही होता है कि जैसे ही हमने जो कहते हैं ना दुखती रग, वहाँ अगर देख लिया और अगर एक्सेप्टेंस नहीं है वो फिर पलट के ही नहीं आते हैं। अच्छा। सबसे फनी बात वही होती है कि आपको दिख रहा है, आपको समझ आ रहा है मेरा रूट कॉज क्या है, लेकिन आप भाग रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हैं उसको। सो सबसे फनी पार्ट वही है। मुझे अगर पता है कि मेरा सॉल्यूशन कहाँ है, मैं सॉल्यूशन की तरफ ना जाकर उससे दूर भागूं, इससे फनी क्या हो सकता है। तो लाइक जब कभी आप थेरेपी करते हो मैम, क्या मेजर चीजें आप देखते हो अपने पेशेंट्स में कि ये मतलब कॉलम से ये वाला चेक, ये वाला चेक, ये वाला चेक, अब मुझे लगता है कि ये इसको थेरेपी मिलनी चाहिए। कॉलम चेक तो पहले नहीं होता, वो तो थेरेपी के बाद चेक होता है कि हमने जो गोल सेट किए थे वो अचीव कर लिए। ओके। तो उसमें जैसे हम पहला तो मोस्टली जब कोई आता है ना, वो जब तक फिजिकल इशू उनको नहीं दिखता ना तब तक ज्यादातर लोग नहीं आते। मेंटल वेलनेस को तो अभी भी एक टैबू की तरह से लिया जाता है कि मैं अगर किसी थेरेपिस्ट के पास गया या गई या किसी हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो लोग हमें पागल समझेंगे, मेंटल समझेंगे। मेंटल डजंट मीन कि द पर्सन इज मैड। मेंटल वेलनेस मीन्स आपके अंदर करेज है टू एक्सेप्ट कि देयर इज सम इशू विच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, जो कि अब धीरे धीरे लोगों में एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये समझना कि डिजीज है तो उसका रूट कॉज क्या है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो रूट कॉज है वो इमोशनल है, वो इमोशंस जो सप्रेस्ड हैं या जो कॉज कर रहे हैं उनके पीछे रूट कॉज क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस है, या कई बार एक बच्चा बड़ा होता है, हमारे कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो फुलफिल नहीं हुए, जिसमें कि सबसे पहली नीड होती है टू फील सेफ एंड अटेंशन मिलना। अगर वो नहीं मिला वो भी एक डिससेटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है। तो अब वहाँ पर फिर काम किया जाता है दैट द पर्सन शुड फील सेफ। अब जब ऐसे इश्यूज आते हैं फिर हम चक्रा थेरेपी को भी इसमें ऐड करते हैं। चक्रा थेरेपी, हाँ, वो भी अगेन हमारे इंडियन फिलोसॉफी का एक पार्ट है। तो उसमें फिर हम मूलाधारा पे काम करते हैं। मूलाधारा इज रूट चक्रा। रूट चक्रा जो कि हमारी जो स्पाइन है उसके बेस में होता है। ओके। वहां पर काम किया जाता है टू फील सेफ एंड सिक्योर। ओके। अब उसके हिसाब से फिर हम अलग म्यूजिक देते हैं। वहां पर फिर थेरेपी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वहां पर क्या करते हैं फिर? वहां पर फिर हम ज्यादातर हम इंडियन रागास पे काम करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल रागास हैं या कार्नेटिक जो इंडियन म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक, उस पे हम काम करते हैं क्योंकि वो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स देता है, जिसको हम कहते हैं सक्षम है करने के लिए। ओके। हमारे 7 चक्रास होते हैं। हाँ। हर चक्रा हमारे हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है उसमें 7 स्वर होते हैं। हर चक्रा पे एक स्वर है। ओके। रूट चक्रा है, उस पे हमारा सा लगता है। फिर हमारा सेक्रल आता है, उस पे रे लगता है। फिर हमारा सोलर आता है, उस पे ग लगता है। हार्ट चक्रा पे आता है, म लगता है। फिर हमारा थ्रोट चक्रा आता है, प है। फिर हमारा थर्ड आई चक्रा है, इस पे हमारा नी लगता है। देन हमारा सहस्रारा, जिस पे हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। ओके। तो मतलब आप मेडिटेशन एक्सट्रीम लेवल के करते हो, मतलब आप
ओके, तो आप प्रैक्टिस करवाते हो अपने? हाँ, उस पर प्रैक्टिस होती है। उसमें उससे रिलेटेड बीज मंत्राज होते हैं या सिर्फ स्वर के ऊपर करते हैं। और ये मैंने बच्चों पे भी काम किया है। लास्ट अभी इसी साल समर कैंप मैंने ऑर्गेनाइज किया था बच्चों के लिए, और उसमें इसी पे ही काम किया था कि बच्चों को म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करवाए। और वो म्यूज़िक क्लासेस मैंने ज्वाइन ही करवाए बेसिस कि उनको जब हम सरगम सिखा रहे हैं तो उनके चक्रास पे काम कर रहे हैं हम। आप ये सोचो, यंग एज में अगर बच्चे के चक्रा पे काम किया तो चक्रा इज एनर्जी फ्लो करते हैं हमारी बॉडी में। हम एक एनर्जी फील्ड है चलता फिरता। एनर्जी फ्लो अगर पूरा बिना रोक टोक के अगर वो फ्लो चल रहा है और बचपन से अगर वो हो रहा है तो आगे इश्यूज आएंगे ही नहीं ना। हम वेट क्यों कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आए फिर हम सोल्यूशन के लिए जाए? पहले ही क्यों नहीं उस पर काम कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम आए ही नहीं। और उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बच्चे एंजॉय कर रहे थे एक्चुअली उस क्लास को। ओके, तो मतलब ये जो अब जनरेशन है सबके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है? होना तो चाहिए, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि स्कूल्स में मेंटल वेलनेस को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। जैसे और सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही इस पर भी काम होना चाहिए। और अगर हो सके तो जैसे हम मैथ्स को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, म्यूज़िक भी मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो चुकी है और ये प्रूफ हो चुका है कि जो स्टूडेंट्स मैथ्स और म्यूज़िक साथ पढ़ते हैं उनका ब्रेन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे बेस्ट होता है। इसकी बहुत रिसर्च हो चुकी है, पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। तो मैथ्स और म्यूजिक इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ओके, क्योंकि म्यूजिक में भी मैथ्स है हमारे, रिदम है, ताल होती है, लय होती है, उसमें एक पैटर्न को आपको फॉलो करना होता है। उससे क्या होता है? फोकस, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारी अपने आप ये एबिलिटीज डेवलप होती हैं। और म्यूजिक जो है वो जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशन है, बच्चे को तो नहीं पता ना मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो अपने आप डिसॉल्व होते चले जाते हैं। वो एक्यूमुलेट नहीं होते कि उसे पता ही नहीं है मैं दुखी क्यों। कारण कोई भी हो सकता है, छोटा सा कारण होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, छोटा सा कारण होता है कि मुझे किसी ने ये बोल दिया बचपन में, मम्मी ने ऐसा बोल दिया या किसी रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया। अब वो पूरी जिंदगी प्ले कर रहा है आपका, पूरी जिंदगी वो अपने आप को उस एक स्टेटमेंट, एक जजमेंट के ऊपर जज कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, पता ही नहीं है। तो अगर बचपन से ही बच्चे इस सब में आ रहे हैं तो नहीं भी जान रहे तो क्या दिक्कत है? अगर वो अपने आप बिना जाने भी अगर वो इशू डिसॉल्व हो रहा है तो उससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है? सो ये मैं चाहूँगी, ये मेरा अपना विजन है कि म्यूज़िक हर बच्चे को कराया जाए, हर बच्चे को सीखना चाहिए। चाहे वो बेसिक ही सीखे, जरूरी नहीं कि हर बच्चा सिंगर बने, बेसिक ही सीखे। म्यूजिक सुनने से ज्यादा गाना 3 गुना फायदा करता है। म्यूजिक थेरेपी में जब हम सजेस्ट करते हैं, सबसे कॉमन बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं म्यूजिक थेरेपी में। जो सबसे कॉमन होती है म्यूजिक सुनना, हेडफोन्स लगाए या कोई भी म्यूजिक सिस्टम पे आप एक प्लेलिस्ट दे दी जाती है, आपको वो सुननी है। प्रिस्क्राइब म्यूजिक होता है उनको पूरा ऑब्जर्व करने के बाद। अब उसमें आप सुन लीजिए जो सबसे ज़्यादा लोग इजीली कर पाते हैं। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। अच्छा, अब इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, वहाँ पर फिर मैं डर्मेटोग्लिफिक्स का रोल प्ले होता है कि पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली अगर मैंने इंस्ट्रूमेंट दिया, किसी के लिए तबला अच्छा होता है बजाना, किसी के लिए बांसुरी अच्छी होती है, किसी के लिए गिटार अच्छा होता है, तो इंटेलिजेंस के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट अगर दे दिया जाए तो वो और हेल्पफुल होता है। तो इसमें टूल्स ऐड होते हैं, वो दुगुना फायदा करता है। अगर गा रहे हैं तो वो तिगुना फायदा करता है। क्योंकि आप जब गा रहे हो, खुद जो पर्सन गा रहा है वो खुद एक साउंड बॉक्स है, वो खुद अपना एक संगीत बना रहा है, खुद संगीत क्रिएट कर रहा है, वाइब्रेशंस उसके अपनी बॉडी में वाइब्रेट हो रहा है। अगर हम कुछ भी गाते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारी अपनी बॉडी में वो म्यूजिक वाइब्रेट हो रहा होता है। जब हम सुन रहे हैं तो हम बाहरी अंदर ले रहे हैं, जब हम गा रहे हैं तो हम अपना अंदर का वाइब्रेशंस को एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला, बाहर की बजाय
जो हम इनर हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे वो ज़्यादा फायदा करता है। तो लाइक जो बच्चे बचपन में बुलीड हुए रहते हैं वो आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उनके लाइफ में। बिल्कुल करता है। उन लोगों को क्या सजेस्ट करते हो आप? जो दो तरीके हैं, दो टीम है यहाँ पर हमारे पास, एक जो बुली हो रहा है हाँ, और एक जो बुली कर रहा है। कहने को देखने वाला क्या सोचता है, कौन विक्टिम है? जो बुली हो रहा है। एक्चुअली जो बुली कर रहा है वो भी एक विक्टिम है। वो हाँ, मतलब वो आपके एक साइड से अलग victim पर्सपेक्टिव है ना। हाँ। क्योंकि बुली वही करेगा जो कहीं ना कहीं से खुद से डिससेटिस्फाइड है, उसे खुद से अंदर मजा नहीं आ रहा, तो उसे अब वो एंजॉयमेंट कहाँ से ले रहा है? वो बाहर से किसी और को परेशान करके। नॉर्मल इंसान किसी को परेशान करके खुश तो नहीं हो सकता। अब इस केस में दोनों तरफ काम होना चाहिए। जनरली कहाँ काम होता है? जो विक्टिम बन गया, जिसने बुली किया उसको तो कल्प्रिट बना दिया गया, वो फिर और बुली करने लगता है या और रिजिड हो जाता है क्योंकि उसको तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। या अगर जिसको वो बुली कर रहा है, अगर वो बुली हो रहा है, वो दुखी हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है, अगेन वो उसमें जीत रहा है तो उसको एक मजा आ रहा है, फिर वो करने लगता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ गेम, दो जने खेल रहे होते हैं, एक बुली करने वाला, बुली होने वाला। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही होता है, दोनों तरफ के पेरेंट्स को मिलाना और उनको दोनों को अपने अपने बच्चों के साथ काम करना। अच्छा। और टीचर अगर है स्कूल में तो टीचर को दोनों बच्चों के साथ काम करना है, किसी एक के लिए पार्शियलिटी नहीं लेनी है। होता क्या है हमारे समाज में, हम अच्छा या बुरा के दो खेमे बना देते हैं, दो टीम बना देते हैं, ये अच्छा ये बुरा। लेकिन बीच में ग्रे मैटर भी होता है ना, व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में। वहां पर वो समझना होता है कि इसके पीछे जो बुली हो रहा है वो तो बेचारा परेशान हो रहा है, जो कर रहा है उसका रीजन भी समझो क्यों कर रहा है। हो सकता है उससे कोई पास्ट उसको हर्ट हुआ उससे, या तो उसको रिजॉल्व करिए, या उसका अपना लाइफ में कोई हर्ट है जो अनरिजॉल्व है, बच्चे को खुद को ही नहीं पता, उसे बस मजा आ रहा है इसको करने में। और बुली सिर्फ छोटे बच्चे नहीं करते हैं, एडल्ट्स भी करते हैं। आपके अपने सर्कल में आपने देखा होगा, जिसको आजकल बहुत अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, गैस लाइटर्स और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए हैं, मगर वो एक तरह का वही है ना कि मैं अंदर से अगर सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं वो सेटिस्फैक्शन दूसरों को हर्ट करके ढूंढ रहा हूं या ढूंढ रही हूं। तो दोनों तरफ काम होना चाहिए। अब जो बुली हो रहा है उसके लिए गेम विन करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, पहला चीज तो अपना मेंटल वेलनेस को इंटैक्ट रखना। वहां पर मैं फिर से कहूंगी म्यूजिक रोल प्ले करता है, क्योंकि जब कोई बुली करता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है। तो अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करना है। व्हाटएवर एनीबॉडी सेज और डज, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करना है कि उसको ही बोलना है दिस डजंट वर्क, बट हाउ इट डजंट वर्क मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन बुली होने वाले ने रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसे कोई फर्क पड़ना बंद हो गया, बुली करने वाले की तो गेम ही खत्म हो गई। हाँ, वो तो इरिटेट हो जाएगा। कब तक करेगा? कितनी देर करेगा? उसको तो गेम में मजा ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसको तो जो उसको ब्राउनीज चाहिए या जो उसे पॉइंट्स चाहिए वो उसे नहीं मिल रहे। कोई एक गेम क्यों खेलता रहता है जब उसे उसमें वो ब्राउनीज मिलते हैं, उसे उसमें पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर मिल ही नहीं रहे तो 2 बार 3 बार वो दुखी हो जाएगा कि मैं क्यों परेशान हूँ। सो अब काम दोनों तरफ होना चाहिए, बट मोस्टली एक्सेप्टेंस नहीं होता तो वहां पर नहीं काम होता। तो जैसा आपका सवाल था कि बुली होने वाले को काम डेफिनेटली उसको करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। और अपनी स्ट्रेंथ में सबसे पहला अपनी सेफ फील करना, जो मैंने बोला मूलाधार। दूसरा सेल्फ एस्टीम, जो हमारा सोलर प्लेक्सस होता है, जिसको हम हिंदुस्तानी में मणिपुरा चक्र कहते हैं। मणिपुरा चक्र। अब वहां पर अगर एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आ रहा है, छोटा बच्चा है जिसको म्यूजिक का कुछ नॉलेज नहीं है, मैं उसको क्या कहूंगी, बेटा सा और गा गाओ। हमारे रागास कुछ ऐसे हैं जो एक सुर को पकड़कर
उसके बेसिस पर पूरा पूरा राग बना हुआ है, जिसको हम वादी संवादी कहते हैं। तो हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी फिलॉसफी, हमारा अपना जो ज्ञान है वो अपने आप में इतना वास्ट है कि हर चीज का उसमें सॉल्यूशन है। आपके पास ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत आते हैं। उनको कैसे करते हो आप टैकल? क्या क्या कोई सुर देते हो आप उनको कि ये वाला ट्राई करो, क्योंकि वो तो नहीं गा बने हैं। हाँ, सबसे पहला तो हार्ट, जैसे आपने बोला हार्ट चक्र, जिसको हम बोलते हैं अनाहता बोला जाता है, उस पे काम किया जाता है। अब उसमें म्यूजिक कौन सा काम करेगा ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को अगर वेस्टर्न जॉनर पसंद आ रहा है तो मैं वो दूंगी, अगर किसी को हिंदुस्तानी पसंद आ रहा है तो वो दूंगी। कई बार नो लिरिक्स, ओनली इंस्ट्रूमेंटल। ओके। जैसे अगर दिल टूटा है, होता क्या है जनरली उल्टा काम हो रहा होता है, सैड सॉन्ग सुने जाते हैं जिसमें द वर्स्ट फीलिंग वाले लिरिक्स होते हैं। हाँ। अब यहाँ पर काम उल्टा होना चाहिए, अगर लिरिक्स उसको देने चाहिए जिसको लिंग्विस्टिक हाई है। ओके। नहीं तो फिर लिरिक्स हटा दो। कई बार लिंग्विस्टिक हाई पे भी लिरिक्स हटाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके माइंड में तो ऑलरेडी बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं। आपने उसको एक शब्द दे दिया, उसने आपको एक भाषा, आपने उसकी अपनी एक भाषा बना ली, जबकि वो सच में रियलिटी नहीं हो सकती है ना। जो गाने बने होते हैं वो एक जनरलाइज्ड गाना बना हुआ है, एक सिंपल, जैसे एक बहुत हमारे टाइम में फेमस गाना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, राइट। वो एक जनरल गाना है। जब हम मूवी देखते हैं इमोशन क्या आ रहा है, रेज। हीरो क्या कर रहा है, हीरोइन से बदला ले रहा है, रिवेंज वाला। हाँ। रिवेंज टू द एक्सटेंट कि मार दिया उसको। तो इसमें क्या है, इमोशन क्या है, एंगर, ग्रजेस। उसमें कहीं भी अगर इसको सुनेगा जो, वो वही तो फील करेगा, क्योंकि जो म्यूजिक क्रिएट किया गया है वो उस इमोशन को उभारने के लिए क्रिएट किया गया है। आप जब सुन रहे हो तो वही तो इमोशन आएगा, लेकिन आपको तो इस इमोशन को दबाना है। अगर इस इमोशन को दबाना है तो इसके लिए काउंटर म्यूजिक होगा। तो आप क्या क्या म्यूजिक सजेस्ट करोगे? ऐसे में कोई भी आप दूसरा गाना, हैप्पी सॉन्ग, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल सॉन्ग, कि इफ दिस डजंट वर्क बहुत सारे और हैं। जैसे कि मेरा एक फेवरेट गाना है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। अब इसमें ये तो हो गया रिलेशनशिप में फेलियर है। अगर करियर में फेलियर है तो लोग कुछ भी काम करते हैं, करियर है, आजकल स्टार्टअप्स खूब चल रहे हैं, उसमें फेलियर है तो अब उसमें अव्वल तो इंस्ट्रूमेंटल आप बजाओ, आप नहीं जाओ लिरिक्स पर जाओ ही नहीं। काम म्यूजिक सुनो, काम म्यूजिक सबसे बेस्ट होता है, और उसमें ज्यादा बेस्ट होता है कि आप उसको किसी नेचर में बैठकर सुनो, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अपने आप मन शांत हो जाता है, सभी हम ट्राई करके देख चुके हैं, उसमें होता है। नेचर में आप चले जाओ, वैसे ही मन शांत हो जाता है। उसमें अगर आपने कुछ अच्छा काम म्यूजिक सुन लिया, वो और अच्छा हो जाता है। लिरिक्स अगर यूज करने हैं वो बहुत सोच समझ के यूज करने चाहिए, क्योंकि जो लिरिक्स है वो एक जनरलाइज्ड लिरिक्स है, वो हर किसी पे फिट नहीं बैठता। पर जब कोई भी सुन रहा होता है तो उसको फिट करने की कोशिश करते हैं अपने आप में, कि ये मेरी जिंदगी में, अच्छा मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही है, पक्का मेरी जिंदगी भी बर्बाद है जैसे उस हीरो की है। पर ऐसा हर बार सच नहीं होता है, जरूरी नहीं है ना। कारण कई हो सकते हैं, एक रिश्ता टूटता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब उसमें सिर्फ ये सोच के कि मेरे साथ तो बहुत कुछ बुरा हुआ, तो इंसान किस मोड में चला जाता है, विक्टिम में ही चला जाता है। तो वो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाएगा ना। अब इसमें ऑपोजिट चलना चाहिए। या अगर करियर में कहीं है, अब उसमें मैं, मेरा अपना फेवरेट सॉन्ग फिर से, रुक जाना नहीं तू कहीं हार गए, इतना बढ़िया सॉन्ग है, कोई भी गा लो। या अपने म्यूजिक बनाइए, अपना कंपोजिशन बनाइए। म्यूजिक थेरेपी की एक टेक्निक में ये भी है, जिसको हम बोलते हैं सॉन्ग राइटिंग। ओके, तो सॉन्ग राइटिंग एक थेरेपी है, ये भी एक तरह का थेरेपी का पार्ट है।
ओके। उसमें आप जो भी पर्सन है जिसको भी हम दे रहे हैं, हम उनको बोलते हैं आप अपने सॉन्ग राइटिंग करिए, परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है ना। म्यूज़िक थेरेपी लेने के लिए पर कोई म्यूज़िक का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप म्यूज़िक थेरेपी जा रहे हो तो म्यूज़िक का नॉलेज होना ज़रूरी है। नहीं, अगर किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, बचकाने तरीके से भी प्ले करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेंट आउट करना है ना, वेंट आउट करने के लिए कई बार थेरेपिस्ट, हम साइकोलॉजिस्ट या किसी और भी थेरेपी में जाते हैं, किसी भी तरीके की थेरेपीज होती हैं। कई बार होता है वेंट आउट करने के लिए चिल्लाओ, हाँ। या लिखो, बहुत सारे तरीके होते हैं। आर्ट थेरेपी होती है, ड्रॉ करो। तो क्या हो रहा है, वेंट आउट कर रहे होते हैं और इमोशंस को वेंट आउट कर रहे होते हैं। अब इमोशन किसका पार्ट है? हमारे राइट ब्रेन का पार्ट है। अब राइट ब्रेन इज रिलेटेड टू क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो जब कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी आप कर रहे हो, वेंट आउट कर रहे हो। अगर कुछ एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा तो सॉन्ग राइटिंग एक कम्युनिकेशन का तरीका है, लिखना, वो उसके थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है। सॉन्ग राइटिंग करो, अपनी मर्जी से हम देते हैं, आप अपनी मर्जी से अपना सॉन्ग बनाओ। क्यों किसी और का बना हुआ गाने को आप बार बार सुन रहे हो और वही इमोशन फील कर रहे हो जो शायद आपके लिए नहीं है। तो इमोशन अपना क्रिएट करना है ना, जो मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ उस पर सॉन्ग राइटिंग करो। मैं इनकरेज करती हूँ अपना म्यूजिक बनाएं, बच्चों को इनकरेज करती हूँ क्रिएट योर ओन म्यूजिक, अपना म्यूजिक बनाएं। जरूरी नहीं है परफेक्शन आएगा, गुनगुनाते तो हैं ही हम। तो मतलब जैसे काफी लोग हार्ट ब्रेक होते हैं, उसके बाद वो लिखते ही हैं गाना, तो मतलब वो एक तरीके से थेरेपी का काम करता है। यस, करता है। एंड मोस्ट ऑफ द सिंगर्स ऐसे ही अपना एक जोनरा डिस्कवर करते हैं। ओके। उसमें लाइक मेरे पास कुछ ऐसे भी बच्चे आए हैं जो ऑलरेडी म्यूजिक में हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ थेरेपी। उनका जो म्यूजिक की उनकी अपनी ट्रेनिंग है, उसी को ही हमने यूटिलाइज कर लिया। कि वो कोई अगर इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं तो उनको बोला अभी आप इसी इंस्ट्रूमेंट पे अपना कंपोजिशन क्रिएट करो जो कि एक्सप्रेस करे व्हाट यू वांट टू। अगर सिर्फ म्यूजिक बना रहे हो उसको लिखो, उसको शब्दों का भी उसको रूप दो, अपने इमोशंस को बाहर आने दो। बाहर आ जाएंगे तो अपने आप रिलीज हो जाएंगे ना, वो फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। कितनी % एक्यूरेसी रहती है? मोर देन 90%। 90% से ऊपर का रिजल्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें, डेफिनेटली आता है। एक और इसमें हम एक्टिविटी करते हैं टेक्निक्स में, जिसमें कि अगर सपोज किसी को कोई गाना पसंद आ रहा है, जैसे भी हम बात कर रहे हैं लिरिकल गाना है, उस लिरिक को हम एनालाइज करते हैं। ओके। कि आपको इसके बोल क्यों पसंद आ रहे हैं। फिर वो डिस्कशन होता है तो समझ में आता है कि ये बोल से अपने आप को वो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसमें म्यूजिक के लिए। हम एक फिक्स, वही वन डजंट फिक्स ऑल, तो इसलिए इंडिविजुअल कंसल्टेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हालांकि अब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वर्चुअल भी म्यूज़िक वर्कशॉप्स हो रही हैं, और उसमें हम ग्रुप थेरेपी, ग्रुप वर्कशॉप्स भी करते हैं, मैं करती हूँ। पर उसमें हम एक जनरल गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक जनरल गोल फिक्स किया, वेलनेस, मेंटल वेलनेस लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट ले लिया, बर्नआउट ले लिया, जो मैंने अभी पीछे अभी मैंने लास्ट मंथ ही किया था, जो कि बर्नआउट पे ले लिया कि जो ऑफिस में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर बर्नआउट होता है, स्ट्रेस्ड है, लग रहा है बहुत काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी एक शेयर किया कि खूब सारा है, टू मच ऑन प्लेट, तो वो बर्नआउट है ना, आप बहुत सारा मेहनत कर रहे हो। उसके ऊपर एक जनरल गोल लिया, वो स्पेसिफिक नहीं होगा, जनरल गोल है पर रिजल्ट उससे भी आता है। कॉर्पोरेट्स में तो बहुत ज़्यादा काम करता होगा ये। कॉर्पोरेट्स में अभी मैं नहीं आई हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का शायद काम करने का तरीका अलग है। तो कोशिश कर रही हूँ, चाहूँगी वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट्स बने, तो अभी है उसमें विजन में मेरे वो है। लेकिन अभी जो मेरा ज़्यादा काम चल रहा है वो स्कूल्स के साथ में चल रहा है और इंडिविजुअल 1-on-1 चल रहा है मेरा। जेनजीज बहुत आते होंगे आपके पास, क्योंकि अब तो इंस्टाग्राम का जैसे ट्रेंड है, सो सबको अटेंशन चाहिए,
बट हर कोई वो फेम नहीं पा पाता। तो उस टाइप के तो आते होंगे आपके पास आते कि हैं, उस हम पे भी लोग आते हैं। लाइक काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग वीडियोस इस टाइप के बना रहे हैं, बट स्टिल हम लोग के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। इस टाइप के भी आते होंगे आपके पास। बिल्कुल तो आते क्या हैं। सजेस्ट करते हो आप उनको को? उसका वही सेम कि जब सक्सेस में का जो आती है, उससे पहले का जो पड़ाव होता है वो फेलियर ही होता है। कोशिश करनी होती है ना। वहाँ पर अगेन मेरी एक फेवरेट पोयम है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सबने पढ़ी अपने स्कूल में। तो ये आप सजेस्ट करते हो उनको ये वाला म्यूजिक? और ये बच्चे मेरे इवन मेरे अपने इंस्टीट्यूट पर मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ में ट्राई कर चुकी हूँ, जहाँ पर मेरे पास 150 से ऊपर बच्चे एट अ टाइम रहते थे और उन बच्चों के साथ में हम ये पोयम करते थे। तब तक तो म्यूजिक थेरेपी में उतना नहीं आई थी, पर उस पोयम के थ्रू हम उसको करते थे, बच्चे मिलके सब गाते थे। इट वाज लाइक एन एंथम टू अस। तो ये वर्क करता था? बिल्कुल, आज भी करता है। अच्छा। आज भी करता है। बच्चे लोफी करते हैं या उनको लगता है कि अरे बहुत पढ़ाई कर ली, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कभी तो आएगा। और उसमें एक बहुत अच्छा पंक्ति है कि क्या कमी रह गई सुधार करो। अच्छा। हम जैसे मैंने खुद ने इस सब में आने से पहले बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज किए हैं। उसमें एक जगह का मैंने एक कोर्स किया था जिसमें कि निकल कर आता था व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग, कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमें ये एनालाइज करना होता है। अगर कोई चीज़ हम अचीव करना चाह रहे हैं और वो हमने जब अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसमें ये ढूंढना कि वो अचीव ना करने के पीछे कारण क्या है, जो कि आज की डेट में हम जिसको डेटा एनालिसिस कहते हैं। वही करते हैं ना, देखते हैं कि अच्छा कहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। अब तो एआई करता है ये सारा काम। हाँ। बस उसको फॉलो करते रहना है। मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, मैं खुद यही करती हूँ कि उस डेटा को समझने की कोशिश करती हूँ कि मुझे वो डेटा क्या बता रहा है, कि मैंने कहाँ पर मेरी कोशिश में कमी रह गई या कहाँ पर मैं ऑफ ट्रैक हुई, उस पर काम करें। क्योंकि मैं भी अभी आजकल आप ही की तरह मैं भी सोशल मीडिया पे कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी की जो आज अगर हमें कुछ भी नेटवर्किंग करना है, प्रमोट करना है, प्रमोशन के लिए अब वो वाला पहले वाले चैनल्स नहीं है। अब सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीडियम है। तो वहाँ पर हम यही समझते हैं कहाँ पर काम करना है। ओके। दूसरा पर्सनल टच, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई बार काफ़ी सारे एल्गोरिदम काम करता है, बहुत सारे डायनामिक्स चलते हैं। अगर पर्सनल एक अपना सर्कल है, वो भी बहुत काम करता है। जो मेरे अपने पहले जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट का बिजनेस किया था, वर्ड ऑफ माउथ उसने मुझे मोर देन 80% बिजनेस दिया था। और वर्ड ऑफ माउथ के लिए हमेशा कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे कि अभी हम सोशल इन्फ्लुएंसिंग की बात कर रहे हैं, ये एक तरह का एक सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस इज कोशिश करें, और आज का ट्रेंड है सब जगह, अमेजोन से लेकर होटल इंडस्ट्री सब जगह, कि कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन से कुछ थोड़ा सा ज्यादा दे दिया जाए। तो सर्विस इंडस्ट्री में ये हमेशा से काम करता आया और करता है, और उसमें फिर सोशल मीडिया से वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा बिजनेस मिलता है। हम अनचाहे एक लिपस्टिक के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, एक टी शर्ट के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, या एक एजुकेशनल चैनल को प्रमोट करते हैं अनचाहे, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला है, तो मैं और 10 लोगों को खुशी खुशी बताऊंगी। सो दैट ऑल्सो वर्क्स। आपके भी इस पे कोई मेंटर रहे होंगे? मेरे बहुत रहे हैं। ओके। तो क्या क्या सजेस्ट किया उन्होंने अभी तक आपको? क्या बेस्ट एडवाइसेस रही है उनसे आप? मेरे मेंटर्स की तरफ से सबके अपने अलग अलग एडवाइसेस रहे हैं। उसमें से सबसे ज्यादा जो मेरे साथ में रहा है वो मुझे 5 एडवाइसेस। ओके। सबसे पहले तो मेरी अपनी म्यूजिक टीचर, मेरी अपनी गुरु, उन्होंने हमेशा ये बोला था कि संगीत तुम्हारा एक
तुम्हें एक ईश्वर की वरदान है, इसको कभी छोड़ना नहीं। तो वो एक टिप सबके लिए है कि जो अपना नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल स्किल है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे उसमें आपको सपोर्ट मिले चाहे ना मिले। मैंने म्यूजिक इसलिए छोड़ा था कि वही फैमिली सपोर्ट नहीं था, बट अगेन वो तो ब्लेम आप कुछ भी दे दो, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो चाहे सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, जो अपना नेचुरल टैलेंट है उसको कभी नहीं छोड़ना। चाहे उसको फुल टाइम नहीं कर सकते तो एज हॉबी यूज करो। दूसरा ये था, कभी भी फेलियर से घबराना नहीं। ये मुझे मेरे अपने कुछ और स्कूल के टीचर्स ने सिखाया। फिर मैंने रेकी का कोर्स भी किया हुआ है। मेरी जो रेकी मास्टर कहा जाता है टीचर को, उन्होंने सिखाया अपने ऊपर काम करना, कि तुम्हारी दुनिया शुरू तुमसे ही होती है। ओके। उनसे मैंने सीखा। फिर मैंने विपश्यना में भी सीखा यही चीज़ कि अगर मैं अपने आप के साथ में जुड़ती हूँ, मैंने विपश्यना का कोर्स भी किया हुआ है, अपने आप के साथ में जब मैं जुड़ती हूँ तो मैं दुनिया के साथ भी जुड़ती हूँ और खुद से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती हूँ। ओके। वर्स्ट एडवाइस आपको कभी किसी ने दी? वर्स्ट एडवाइस बहुत मिलते हैं पर ध्यान नहीं देती क्या वर्स्ट रहा होगा। वर्स्ट एडवाइस इज दिस इज नॉट फॉर यू। उसको मैं बेस्ट भी लेती हूँ, क्योंकि वो एक चैलेंजिंग भी है। अगर किसी ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है, या जिसको हम बोलते हैं दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, सो देन आई से टू माई सेल्फ, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मेरे लिए है तो आई विल मेक इट माई कप ऑफ टी। इफ इट इज नॉट, आई विल मेक इट माई कप ऑफ टी। अब उसमें जो भी मिलावट करनी पड़े करेंगे। हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से चाय बनाता है ना, कम चीनी, ज्यादा चीनी, अदरक, लौंग, तो आई विल मेक इट माई कप ऑफ टी। सो दैट्स इट मैम, यही था आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कुछ आपको सीखने को मिला होगा तो डेफिनेटली अपने लविंग वंस को शेयर करना। टिल देन, नमस्कार। नमस्कार।